समय है कि हम क्वेश्चन को थोड़ा और कैलकुलेशन बेस्ड बनाया जाए, फॉर्मूलाज यूज किए जाए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है S इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। S इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड T इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यूनिट ऑफ C क्या पॉसिबल है, कैसे करेंगे समझो। अगेन रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो करो। क्या बोलता है रूल? एक रूल बोलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी इक्वेटेड। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों हम इक्वेशन में आमने सामने रख सकते हैं अगर दोनों के डायमेंशन सेम है। तो दैट मीन्स लेफ्ट में मेरे पास क्या है, S मेजर्ड इन मीटर्स, तो मेरे पास लेफ्ट में क्या है, लेंथ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरे पास राइट में भी ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अगेन एक और चीज, अब जरा तुम यहां पे देखो, मैं A, BT और CT स्क्वायर तीनों को ऐड कर रहा हूं, तो इन तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। और इन तीनों के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए, लेंथ के बराबर। तो मैं यहां पे नोट कर सकता हूं इन तीनों का डायमेंशंस क्या होगा, लेंथ के बराबर। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू L। ठीक है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तभी मैं तीनों को ऐड कर पाऊंगा क्योंकि डायमेंशन ऑफ सेम टाइप ओनली कैन बी एडेड। और इन तीनों का सम अगेन बनेगा लेंथ, जो कि बराबर होगा एक लेंथ के। ठीक है, तो दो रूल्स हमने फॉलो किए हैं यहाँ पे। सेम डायमेंशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं और सेम डायमेंशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो बच्चा हमारे पास क्या, CT स्क्वायर का डायमेंशन आ गया है L। तो दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C इंटू डायमेंशन ऑफ T का स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशन ऑफ C इंटू T स्क्वायर इक्वल टू L। तो डायमेंशन ऑफ C हो गया L बाय T स्क्वायर, यानी कि LT पावर -2। अब इनकी जगह रखो यूनिट, तो L की जगह मैं यूनिट रखूंगा मीटर। ठीक है, मैं L की जगह यूनिट रखता हूं मीटर और टाइम की जगह यूनिट रखता हूं सेकंड, और उसकी पावर आ जाएगी -2। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए बच्चों, है ना। इक्वेशंस में हम डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करें, आप लोग अब अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकते हो सॉल्व, राइट। तो इसलिए अब इक्वेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई जाए। तो यहाँ पे आपके पास है V इक्वल टू AT प्लस B डिवाइडेड बाय T प्लस C। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। सोचो कैसे होगा। लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास, वेलोसिटी v है, ये है आपकी बच्चों स्पीड, ये क्या है, स्पीड। तो दैट मीन्स अगर ये स्पीड है तो यहाँ पे भी पूरा आपके पास होना चाहिए स्पीड। दैट मीन्स ये अकेला स्पीड के बराबर होना चाहिए और ये भी पूरा अकेला स्पीड के बराबर होना चाहिए, है ना। तो वो मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे। सो ये AT आपका स्पीड हो गया और B अपॉन T प्लस C भी आपका हो गया स्पीड के बराबर। ठीक है, तो इसी को लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख दूं AT के लिए, तो AT आपका क्या है बच्चों, वो है स्पीड, यानी कि L बाय T के बराबर, यहाँ L इंटू T पावर -1। सो A इंटू T इज इक्वल टू LT पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ A इंटू T इक्वल टू LT पावर -1। सो डायमेंशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू L बाय T स्क्वायर या फिर L इंटू T टू द पावर -2। करेक्ट। तो मुझे A के डायमेंशन मिल चुके हैं, ऑप्शन में दिख रहा है क्या हमको, ये। अब देखो जरा सोचो, ये डायमेंशन A का करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो बेसिकली हमने सिर्फ A को यूज करके ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, है ना। कई बार ऐसा होगा कि आपको ना 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें हमें अलग अलग चीजें निकालनी होंगी, तो उसको जरा कंपेयर करो। जैसे यहाँ पे LT 2 जगह है, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा, है ना। ऐसे ही तुम्हारा इसको देखो यहाँ पे, तो ये चारों ऑप्शन अलग है, तो मैं अगर इसको भी सॉल्व करता तो भी मेरा आंसर आ जाता। पर ठीक है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम B और C के भी डायमेंशन अभी कैलकुलेट करके निकालेंगे क्या आते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमारे पास है B डिवाइडेड बाय T प्लस C। अभी पूरे फ्रैक्शन को मत देखो, वो तुम्हें करेगा कंफ्यूज, सिर्फ देखो डिनोमिनेटर को। क्या T और C आपस में ऐड हो रहे हैं क्या? दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ C शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ T। तो T क्या है, टाइम, तो आपका हो गया T के बराबर। तो जरा ऑप्शन में देखो,
हमारे पास c का डायमेंशन t गिवन है ना, तो डायमेंशन ऑफ c मिल चुका है। अब हम देखेंगे पूरे फ्रैक्शन को, तो मेरे पास b अपॉन टी प्लस सी जो है उसका डायमेंशन क्या है, स्पीड के डायमेंशंस के बराबर, यानी कि l बाय टी। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t प्लस सी शुड बी इक्वल टू l बाय टी। अब जरा देखो, ये पूरा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये टाइम है और c भी हमने अभी देखा कि c भी टाइम है, तो टाइम और टाइम को ऐड करके तुम्हें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ b अपॉन t इक्वल टू l बाय टी होगा। ठीक है, t प्लस c के डायमेंशन होंगे टाइम, तो तुम दोनों जगह टाइम काट दो, तो डायमेंशन ऑफ b क्या बचे, लेंथ के बराबर। तो जरा देखो यहाँ पे ऑप्शन में लेंथ है हमारे पास, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है फॉर्मूला y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आपका ग्रीक लेटर है ओमेगा, कंफ्यूज मत होना। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k विल बी व्हाट। ओके, हमें सिर्फ k का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, मतलब हमें यहाँ बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, हम सिर्फ cos की दुनिया में एंटर करते हैं। cos आपका कब यूज होता है, एक एंगल के साथ यूज होता है, तो दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये पूरी होनी चाहिए एंगल के बराबर, या फिर हम बोले एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब याद करो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस के रूल्स क्या बताए थे, एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती हैं डायमेंशनलेस, मतलब ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स होना चाहिए 1 के बराबर। ओके, अगेन ओमेगा टी और के एक्स दोनों आपस में हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो दैट मीन्स इन दोनों का डायमेंशन होना चाहिए सेम, और वो होना चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन के डायमेंशंस के बराबर, जो कि है एंगल का डायमेंशन यानी कि 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है, और वो किसके बराबर होंगे बच्चों, 1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होंगे एंगल के। ये और ये दोनों ही बराबर किसके होंगे, एंगल के, और क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस है तो ये दोनों भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो अब मुझे बस यहां पे ऑब्जर्व करना है डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्चुअली कुछ बताया नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं हम x कहां पे यूज करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग x एक्सिस, तो x हमारा क्या है, डिस्टेंस, या फिर इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ, है ना। तो डायमेंशन ऑफ k इंटू l इज इक्वल टू 1, तो डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएंगे, 1 बाय l, या फिर हम लिखें l इनवर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मास और टाइम दोनों का पावर होना चाहिए 0, तो यहां मास की पावर 0 है, टाइम की पावर 0 है, और l की पावर है -1, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं डिफिकल्ट वाला इन ट्राइंग टू एनालाइज द इक्वेशंस। अब यहां पे देखो अगेन क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट y एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x एंड टाइम t, इनको हम अंडरलाइन करते हैं। y तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, x तुम्हारी पोजीशन है यानी कि लेंथ की एग्जांपल है, और t तुम्हारा टाइम है एज ऑलवेज। ठीक है, तो y इक्वल टू a e टू द पावर bx प्लस ct, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस तुम्हारे थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बाद में जाते हैं ऑप्शन में। फिलहाल पहले हम ना क्या करते हैं, a, b और c के हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे समझो जरा। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन होगा एक नंबर, क्यों, क्योंकि e तुम्हारा एक नंबर होता है। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बट उसमें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। e एक नंबर है, तो नंबर की पावर एनीथिंग अगेन नंबर होगा, तो ये तुम्हारी हो गई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस। तो बचा कौन, y और a, है ना। फिर से समझो, ये एक नंबर है तो ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास सिर्फ a है, लेफ्ट हैंड साइड में y है, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ e पावर समथिंग इन द ब्रैकेट। लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा, एक सेकेंड,
क्योंकि ये टर्म तुम्हारी डायमेंशनलेस है तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। अब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब y का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ के बराबर, तो डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू l। हो गया इतना सॉल्व। अब जाते हैं हम सेकंड स्टेप में। यहां पे आपके पास bx प्लस सी टी क्या है, एक्सपोनेंट में है, e की पावर समथिंग में है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि bx प्लस सी टी जो होगा उसके डायमेंशन एक एक्सपोनेंट के बराबर होंगे, और मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी बताए हैं कि एक्सपोनेंट होते हैं डायमेंशनलेस, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये पूरी हो गई आपकी क्वांटिटी डायमेंशनलेस। सेकंड पॉइंट, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब bx और ct दोनों के डायमेंशन सेम है, डायमेंशन ऑफ bx ct, और क्योंकि ये पूरा सम डायमेंशनलेस है तो ये दोनों इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस होने चाहिए, मतलब तुम्हारा bx पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस है और ct भी पूरा डायमेंशनलेस है। तो इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ b, अब x क्या है बच्चों, पोजीशन यानी कि लेंथ का टाइप हो गया तो उसका डायमेंशन होगा l, तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगा 1/l, यहां हम लिखें l इनवर्स। सिमिलरली ct की बात करें तो डायमेंशन ऑफ ct इज इक्वल टू 1, मतलब डायमेंशन ऑफ c इंटू डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू 1, तो डायमेंशन ऑफ c इंटू t इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों, ये क्या है, टाइम है ना। तो मुझे डायमेंशन ऑफ c मिल चुके हैं 1/t, या फिर हम लिखें t इनवर्स के बराबर होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 4 अलग अलग फॉर्मूला गिवन है, सबके डायमेंशन निकालने हैं और हमें निकालना है ब्लैक शीप इन द ग्रुप, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले yc है, तो पहला क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन हम उसके डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ yc कितना होगा, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ c। तो y क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, और डायमेंशन ऑफ c क्या होगा, हमने अभी निकाला था t इनवर्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, a इंटू c करना है, तो डायमेंशन ऑफ AC निकालें हम, तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ C। तो A के डायमेंशन हमने अभी दिखा दे, यहाँ पे क्या है L के बराबर, और C का डायमेंशन सेम जैसा यहाँ पे था T इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन के डायमेंशन सेम है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन C बाय B, तो थर्ड ऑप्शन आपका है बच्चों C बाय B, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ B करेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो डायमेंशन ऑफ C आपका क्या है बच्चों, ऑलरेडी हमको पता है वो है T इनवर्स के बराबर, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ B क्या है, वो है L इनवर्स, है ना। L डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर -1 है, तो जब मैं L को ले जाऊं न्यूमरेटर में तो उसकी पावर +1 हो जाएगी क्या, तो ये आपका हो जाएगा LT इनवर्स के बराबर, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शंस के डायमेंशंस हैं सेम, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसके डायमेंशन होंगे अलग, तो वही हो गया हमारा काली भेड़, ठीक है, ब्लैक शीप इन द ग्रुप। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से, B और C मल्टीप्लाई करके उसका डायमेंशन डेफिनेटली अलग आएगा, ठीक है। अब बच्चों ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। आज जैसे हर साल मतलब कितनी एग्जाम्स होती हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, है ना, या मेडिकल एंट्रेंस की भी, इवन NCERT के भी जो एग्जाम CBSE के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में आप इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली देखोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने क्या बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी नेचर डिसाइड नहीं करता, हम लोग यानी कि साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं किस क्वांटिटी को फंडामेंटल लेना है। उसके कुछ क्राइटेरिया थे जो मैंने डिस्कस किए थे, आप लेक्चर में देख सकते हो। तो अब मैंने मान लिया भाई कि मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूं, है ना, मेरे यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को मेजर करना आसान है,
मैंने बोला भाई ये बनाओ फंडामेंटल, या मुझे लगा यार ये मेरे फेवरेट है, मैं इनको फंडामेंटल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों फंडामेंटल है, मतलब लेंथ, मास और टाइम अब फंडामेंटल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, कितना होगा मास का डायमेंशंस। ओके, अगेन बच्चों ये क्वेश्चन बेसिकली सिमिलर टू है फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है। जरा आप देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर मैं फोर्स को देखूं उसके ओरिजिनल डायमेंशंस में, तो फोर्स के डायमेंशन क्या थे, एम एल टी पावर -2। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या थे, एल इंटू टी पावर -1। और टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल थी हमारे पुराने सिस्टम में, ये नया सिस्टम है, ठीक है। तो इन तीनों में से मास किसके पास है, फोर्स के पास है ऑब्वियसली, है ना। तो हमें डायमेंशन निकालना है मास का, तो मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे उसमें से लेंथ और टाइम को गायब करना है। तो गायब कैसे होगा वो सोचो। तो मुझे अगर लेफ्ट में चाहिए मास, तो राइट में भी होना चाहिए मास, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे फोर्स को डाल दूं, एक्चुअली चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक फंडा फॉलो करते हैं। एफ पावर एक्स, वी पावर वाई और टी पावर जेड वाला फंडा हम लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में तुम्हारे पास क्या है, मास, राइट में क्या है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, तीनों की कुछ ना कुछ पावर लगेगी जिससे कि मेरी ये इक्वेशन डिमेंशनली हो जाए बैलेंस। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। फोर्स क्या है तुम्हारा, एम एल टी पावर -2 और उसकी पावर हम लगाएंगे x। वेलोसिटी क्या है, एल टी पावर -1 पावर y और टाइम की पावर तो ऑलरेडी z है, ठीक है। अब सारे मास देख लो साथ में, तो मास तो एक ही जगह है, तो लिख देते हैं हम m पावर x। इधर भी l है, इधर भी l है, यहां l की पावर x, यहां l की पावर y, तो l की टोटल पावर होगी x प्लस y। और टाइम की बात करें तो टाइम 3 जगह है, ठीक है। तो यहां से टाइम की पावर क्या मिल रही है, -2 और अगेन पावर x, तो -2 और x मल्टीप्लाई होंगे, -2x बन जाएगा। सेम यहाँ पावर -1 और यहाँ पावर y है, मल्टीप्लाई करो तो -y बन जाएगा, और ये पावर z यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई तैयार, ठीक है। अब क्या करें, तो बच्चों अब लेफ्ट साइड और राइट साइड मास, लेंथ और टाइम तीनों की पावर होनी चाहिए बराबर, तो वही फंडा हम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूं मास को, तो लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर कितनी है, 1, ठीक है, एलएचएस में लिखता हूं 1। राइट हैंड साइड में मास की पावर कितनी है, x। तो यहां से मुझे डायरेक्टली मिल चुकी है x की वैल्यू होनी चाहिए 1। अब हम कंपेयर करते हैं लेंथ को। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर कितनी है, लेंथ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, तो मैं यहां पे लेफ्ट में l की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेंथ की पावर ले लूंगा 0। राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर कितनी है, x प्लस वाई। जरा इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितनी, 1 है, तो मैं इसको लिख दूं 1 प्लस वाई के बराबर। अब तुम्हारा जो 1 है वो अगर लेफ्ट में गया तो -1 बन जाएगा क्या, तो दैट मीन्स मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू -1। बच्चों मुझे y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम समय निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है क्या, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की पावर हो जाएगी 0, ठीक है। राइट हैंड साइड में टाइम की टोटल पावर कितनी है, -2x -y प्लस z, ठीक है। यहां पे हम x, y और z की वैल्यू पुट करते हैं। x तुम्हारा 1 है, तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2। y की वैल्यू है -1, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, और प्लस हो जाएगा z, ठीक है। तो यहां से बच्चों मुझे z की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 इक्वल टू -2 + 1 बेसिकली -1 हो जाएगा, प्लस z, या तुम्हारा z हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। z हो जाएगा तुम्हारा 1 के बराबर। तो बस दैट्स इट, मुझे तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, x1 y -1 z1। तो हमारा जो मास है उसके डायमेंशंस क्या बनेंगे,
f की पावर x यानी कि f की पावर 1, v की पावर y है, y -1 है तो मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, और z तुम्हारा 1 है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन 4। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ये एक और क्वेश्चन है जहाँ पे अगेन फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को चुना गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अगेन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको मेथड बताता हूँ, बस पूरा सॉल्व लेकिन आपको करना है। तो एनर्जी जो है लेफ्ट में लिख देंगे, उसके डायमेंशन राइट। पहली बात तो चलो रुको, एक बेसिक फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, लेट्स से एनर्जी जो है वो है f पावर x, a पावर y और t पावर z, है ना। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है लेफ्ट में वो सामने होना चाहिए डायमेंशन ऑफ फोर्स की पावर x, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की पावर y और डायमेंशन ऑफ t की पावर z के बराबर। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या हैं बच्चों, याद करो ml² t-2, फोर्स क्या है ml t-2 उसकी पावर x, एक्सेलरेशन क्या है lt पावर -2 n पावर y, और फाइनली यहाँ पे t की पावर z। ठीक है, तो LHS और RHS के आप एक्सपोनेंट्स जो है मास, लेंथ और टाइम के तीनों कंपेयर करो, आपका आंसर आना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ट्राई करो उसको। अब बच्चों हम एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन पे। हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। पहली एप्लीकेशन क्या थी आपकी कि हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, है ना। सेकंड एप्लीकेशन थी कि हम कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तीसरी जो एप्लीकेशन है बच्चों, हम सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। याद होगा ये आपको, इसका हमने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, है ना। तो उसी के बेस ये क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक जो पेंडुलम है, बेसिकली जैसे ये पेंडुलम है बच्चों, ये ऑसिलेट कर रहा है ना, राइट, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरा चक्कर खत्म करने में पेंडुलम को कितना टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड। जैसे मैंने यहाँ से पेंडुलम को छोड़ा, है ना, तो वो नीचे गया, उधर गया, फिर जो वापस आया तो ये इसने एक चक्कर खत्म किया। ऐसे ही दूसरा चक्कर या सेकंड साइकिल खत्म करेगा, देन ये थर्ड साइकिल। तो द टाइम टेकन फॉर एवरी साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे पेंडुलम ले लूँ, ये मेरे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक रस्सी है, रस्सी पे हमने एक पत्थर या फिर कोई स्फीयर बांध दिया, करेक्ट। तो मान लो ये रस्सी की लेंथ L है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारा G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो इसके बेसिस पे पूछा है, क्या पूछा है कि टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है लेंथ पे यानी कि L पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G पे। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है इन्होंने पूछा है। तो लेट्स अज्यूम जो टाइम पीरियड है आपका वो होगा लेंथ की पावर x, G की पावर y, और कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ऑब्वियसली ये नंबर जो है इसकी वैल्यू हम डायमेंशनली तो नहीं निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होगा, पर हम x और y की वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें करना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपका क्या होगा कि जो डायमेंशंस लेफ्ट में है वही डायमेंशंस राइट में होने चाहिए, ठीक है। तो टाइम का डायमेंशन तो t हो जाएगा, c इज जस्ट अ नंबर, तो वो डायमेंशनलेस है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। लेंथ है ये, तो इसका हम लिखते हैं L की पावर x, और G क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हैं, L t पावर -2, और क्योंकि G की पावर y है तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा पावर y, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट में मिला t, राइट में मिला L की पावर x प्लस y, होगा क्या, L की पावर x है और यहाँ पे L की पावर y है, और t की पावर होगा -2y, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप लेफ्ट में देखो तो लेंथ है क्या, नहीं, तो मैं लेंथ की जगह लिख सकता हूं L की पावर 0, करेक्ट। अब हमें बस कंपेयर करने हैं एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर आप टाइम का एक्सपोनेंट कंपेयर करो तो लेफ्ट में टाइम की पावर है 1 और राइट में टाइम की पावर है -2y। तो यहां से मुझे y मिल गया -1/2 के बराबर, ठीक है। अब हम निकालेंगे x कितना होगा, तो उसके लिए हम लेंथ की पावर कंपेयर करें।
तो लेंथ की पावर बच्चों लेफ्ट में कितनी है 0 और राइट में लेंथ की पावर कितनी है बच्चों x प्लस वाई। ठीक है, 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू तुम्हारी -1/2 है ना, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 या तुम्हारा x बन जाएगा +1/2 के बराबर। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा आपका c l की पावर x यानी कि 1/2, ठीक है, और g की पावर y यानी कि -1/2। यहां मैं इसको लिख सकता हूं c l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। ये बन गया बेसिकली तुम्हारा c √ l/g। पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक्चुअली जो फॉर्मूला है ना वो तुम्हारा होता है ये t इक्वल टू 2π √ l/g, और ये फॉर्मूला हम एक और तरीके से डिराइव करेंगे इन अ फ्यूचर चैप्टर। ठीक है।